नमस्कार, स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत कोरोना से जुड़ी खबर के साथ ही, और ये खबर अच्छी नहीं है। कोरोना से एक और मौत हो गई है। मेरठ में कोरोना से एक और मौत की खबर। 68 साल के बुजुर्ग की जान चली गई। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर अब 19 हो चुका है। मेरठ में मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे बुजुर्ग, जहां उनका इलाज चल रहा था, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उम्र बताई जा रही है 68 और दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित थे, जिसकी वजह से भी इनकी जान बचाना मुश्किल था और कोरोना से संक्रमित थे। 68 साल के बुजुर्ग की मौत के साथ ही मेरठ में कोरोना से मृतकों की संख्या अब 19 हो चुकी है। मेरठ वो शहर है जो 30 शहरों की लिस्ट आई है जहां पर लॉकडाउन से राहत नहीं मिलने वाला है। आज के बाद भी उन शहरों में शामिल मेरठ, और अब देखिए 19 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरठ में बड़ी संख्या में लोग अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। निखिल है हमारे साथ। निखिल, एक और मौत मेरठ में। बिल्कुल मिनका, जिस तरीके से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है तो उसको देखकर बड़ी चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि यूपी में दूसरा नंबर मेरठ का है, जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं। अभी तक कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 320 को पार कर चुका है, और वहीं जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 19 पहुंच चुका है। कल भी एक 68 साल के बुजुर्ग की इसमें मौत हुई है, जो अन्य बीमारियों से भी ग्रसित था, लेकिन जब वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो वहां उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया और अब उनकी मौत हो चुकी है। जिस तरीके से लगातार ये बुजुर्ग संक्रमित कैसे हुए थे, और क्या कोई और भी जो इनसे जुड़ा हुआ है वो भी संक्रमित है, ऐसी कोई खबर? देखिए, अभी इनकी रिपोर्ट आई है, इनकी चेन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इनको संक्रमण हुआ है। इसका अभी स्वास्थ्य टीम जो है वो पता लगाने की कोशिश में जुटी है। वहीं मैं आपको बता दूं कि एक पुलिसकर्मी जो एसपी सिटी की स्क्वाड में तैनात था, वो भी संक्रमित हुआ है। एक 6 महीने का बच्चा भी संक्रमित हुआ है। तो लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो आपको चौंका रहे हैं। पुलिस फोर्स का भी मनोबल डाउन है, क्योंकि ये तीसरा मामला है जब पुलिस कर्मियों के आसपास कोरोना पाया गया है। एक पहले भी सिपाही संक्रमित हो चुका है, दूसरा स्क्वाड का सिपाही संक्रमित हुआ, और वहीं कंकरखेड़ा थाना भी जब गोकश पकड़े गए तो वहां भी उन्हें रखा गया, तो अब उन पर भी क्वारंटाइन होने की बात चल रही है। तो इस पूरे मामले में कोरोना मेरठ में जिस तरह से पैर पसार रहा है, बड़ी चिंता का विषय है। और जिस तरह से अब 68 साल के बुजुर्ग की एक और मौत सामने आई है, तो लोग डर रहे हैं कोरोना को लेकर। 19 मौतों का जो लाजमी भी है, ये डर लाजमी भी है। एक और शख्स की मौत, 68 साल इनकी उम्र। धन्यवाद इस वक्त निखिल आपका पूरी जानकारी देने के लिए। और मेरठ दूसरा वो शहर जहां सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस है। पहले नंबर पर आगरा और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में मेरठ। प्रवासी श्रमिकों का हंगामा भी इसी बीच लगातार देखने को मिल रहा है। झांसी से ये खबर है, जहां पर रक्सा बॉर्डर पर वाहनों की भीड़ जुट गई है। लंबी कतार यहां पर वाहनों की लगी हुई है। प्राइवेट गाड़ियों को प्रवेश की इजाजत नहीं मिल रही है। गाड़ियों से नहीं उतरने की जिद पर अड़े हुए हैं। करीब 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। प्रवासी श्रमिकों ने हंगामा भी किया। बॉर्डर पर कई कंपनी पीएसी तैनात कर दी गई है। रोडवेज की बसों में बैठने को तैयार नहीं है श्रमिक। गुस्साए श्रमिकों ने नारेबाजी की। आईजी, कमिश्नर, डीएम भी मौके पर मौजूद, और ये तस्वीर लगातार ही कल दोपहर से देखने को मिल रही है। और इसकी वजह यह है कि औरैया में जब हादसा हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया कि जितने भी श्रमिक उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसना चाहते हैं उन्हें रोडवेज की बसों के जरिए ही उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। वो किसी और वाहन का इस्तेमाल करके नहीं जा सकते, खासकर ट्रक, ट्रॉला, ट्राले, जुगाड़ वाहनों का इस्तेमाल करके नहीं जा सकते, क्योंकि इन्हीं वजहों से ज्यादातर हादसे हो रहे हैं। जिसके बाद इन श्रमिकों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। इनका कहना है कि इन्होंने ट्रकों को 2-2, 3-3 लाख रुपए और कई हजार रुपए देने के बाद गाड़ियों को बुक किया है, और ये उन गाड़ियों को नहीं छोड़ना चाहते। रोडवेज की बसों पर इन्हें भरोसा नहीं कि रोडवेज की बसें कहां ले जाए, कहां रख दे, और फिर कितनी दिन उन्हें वहां रहना पड़े। यानी कि जान जोखिम में डालने को ये लोग तैयार हैं, लेकिन सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है। पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए हैं। पुलिस भी परेशान। पुलिस के तमाम फोर्स यहां पर तैनात। कल दोपहर से ही बार बार ऐसी तस्वीर बन रही है कि पुलिस फोर्स और जो लोग हैं उनके बीच तनातनी की स्थिति बन जा रही है, खासकर मजदूरों के बीच, जो दूसरे राज्यों से या तो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की ओर जाना चाहते हैं। तो ऐसे तमाम मजदूरों से यही अब रिक्वेस्ट की जा रही है प्रशासन की ओर से, चूंकि आदेश ये जारी हुआ है ऊपर से कि ट्रकों में भरकर नहीं जाएंगे, डीसीएम में भरकर ये लोग आगे नहीं जाएंगे, जुगाड़ वाहनों के जरिए ये लोग आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा सफर जो है अक्सर हमें देखने को मिल रहा है कि खतरनाक मोड़ पर पहुंच जा रहा है।
और ऐसे में अब श्रमिकों का गुस्सा है। श्रमिक कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें उन्हीं वाहनों से ही जाना है, वो बसों से नहीं जाएंगे। और यही वजह है कि यहाँ पर 10-10, 20-20 किलोमीटर लंबा जाम जगह जगह देखने को मिल रहा है अब सीमाओं पर। और उधर राजधानी लखनऊ की भी सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। गैर राज्यों और गैर जिलों के श्रमिकों को रोकने के लिए सख्ती अब दिखाई जा रही है। भारी संख्या में बॉर्डर पर पुलिस फोर्स तैनात है, पीएसी तैनात है। हर बॉर्डर पर 2 इंस्पेक्टर, 8 एसआई, 30 कांस्टेबल, 1 प्लाटून पीएसी की तैनाती की गई है। श्रमिकों की थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। ये भी एक वजह है कि लंबा जाम लग रहा है। एक श्रमिक की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। दिल्ली महाराष्ट्र से आई गाड़ियों की लंबी कतार यहां पर लग गई है। कानपुर झांसी में भी लगातार जाम की खबर वहां से भी आ रही है और लखनऊ से भी यही हालात। और इसकी कई वजहें हैं। पहली वजह ये कि जिन वाहनों से श्रमिक आ रहे हैं उन्हें उन्हीं वाहनों से ही आगे जाना है। रोडवेज की बसों से सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है कि उन्हें उनके घर तक, उनके जिलों तक पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए वो तैयार नहीं। उनका कहना है कि जिन वाहनों को उन्होंने पैसे दिए हैं उन्हीं वाहन से आगे जाएंगे। दूसरी जो बड़ी वजह सामने आ रही है इन जाम की भीड़ की, उसकी वो ये है कि जगह जगह थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, मेडिकल चेकअप हो रहे हैं श्रमिकों के, और एक श्रमिक के मेडिकल चेकअप में वक्त लग रहा है, जिसकी वजह से भी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग शहरों से जुड़ गए हैं। सौरभ मिश्रा हमारे साथ कानपुर देहात से हैं, अश्विनी कुमार झांसी से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे, ऋषभमणि त्रिपाठी लखनऊ से और श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ रहेंगे। अश्विनी के पास सबसे पहले चलेंगे। अश्विनी, कल से हम देख रहे हैं कि झांसी के बॉर्डर पर खासकर 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर का जाम लग रहा है। क्या अभी भी वहां जाम की स्थिति है? बिल्कुल, कल रात 11 बजे से शासन का आदेश आया था कि झांसी रक्षा बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया जाए। इसके बाद झांसी शिवपुरी हाईवे पर बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। जाम 6 किलोमीटर लंबा है। अब यह कह पाना फिलहाल मुश्किल है। इस समय इसी हाईवे पर खड़े हैं, थोड़ा सा आगे यहाँ पड़ता रक्षा बॉर्डर, यहाँ तक पहुँच पाना हमारे लिए अब मुश्किल नहीं हो पा रहा है। कहाँ भी हमारी अश्विनी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, समझ में नहीं आ पा रहा कि आप क्या रहे हैं। दोबारा आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और रुख हम कर लेंगे इस वक्त लखनऊ का। हमारे सहयोगी ऋषभमणि लखनऊ से हैं। ऋषभमणि, आखिर इस समस्या का समाधान क्या होगा? जगह जगह सीमाओं पर हम देख रहे हैं एक नई समस्या खड़ी हो गई है। सरकार कह रही है कि आप रोडवेज बसों से ही जाए, प्रशासन उसी आदेश का पालन करवाने के लिए मुस्तैद है। श्रमिक कह रहे हैं कि नहीं, वो जिस वाहन से आए हैं उसी वाहन से जाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मेनका देखिए, कल भी हमने डीजीपी से बात की थी तो उनका ये कहना था कि हमारे पास संसाधनों के पर्याप्त मात्रा नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश है कि जो भी श्रमिक उत्तर प्रदेश सरकार उनको जो भी साधन प्रोवाइड कराएगी, चाहे वो रोडवेज बसेस हों या जो जिला अधिकारियों ने प्राइवेट बसेस का अधिग्रहण किया है उनके माध्यम से उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन रोज उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग बॉर्डर से जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, नई दिल्ली से श्रमिक आ रहे हैं, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि संसाधनों की कमी पड़ रही है। अब तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपके पास जितनी रोडवेज बसेज हैं पहले उनका इस्तेमाल कीजिए और फिर उसके बाद जो प्राइवेट बसेज आप एक्वायर कर सकते हैं, स्कूल बसेज हैं, आप उनको लीजिए, उनके माध्यम से इन श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाइए। बावजूद इसके ये टास्क पूरा नहीं हो पा रहा है, यही सबसे बड़ी समस्या की वजह है। ट्रेन चलाने के लिए लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट से उत्तर प्रदेश सरकार संपर्क में है। महोबा, झांसी 2 ऐसे बॉर्डर जहां से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आने वाले श्रमिक उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं, वहां के लिए बातचीत चल रही है कि वहां से ट्रेन चलाई जाएगी। जो हमारे अधिकारियों से बात हुई उनका ये कहना है कि अगर हमें कई ट्रेन्स मिल जाती हैं तो शायद ये ट्रैवल जो है, ये ट्रांसपोर्ट है, ये आराम से हो सकेगा। क्योंकि जो कैलकुलेशन यहाँ का है कि 30 बसेस का लोड एक ट्रेन कम से कम अब वहन कर लेगी। तो अभी हो सकता है आज दिन भर में कोई ऐसा डेवलपमेंट हो जाता है कि ट्रेन की इजाज़त मिल जाती है, कुछ ट्रेन्स मिल जाती हैं, तो शायद कुछ बोझ जो है वो रोड के ऊपर कम हो जाएगा। और रैया वाला हादसा जरूर हुआ था कल देर रात तक, उसमें मृतकों की संख्या बढ़कर ट्रेन की इजाजत मिलने में कहाँ दिक्कत आ रही है? ट्रेन की इजाजत मिलने में दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, ये तो
देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की बातचीत चल रही है कि वो कितनी ट्रेन देने की स्थिति में है, उनके पॉइंट टू पॉइंट उनको चलाना है, क्या उस पॉइंट पे व्यवस्था है या जहां तक जानी है वो क्या व्यवस्था है। तो तमाम जो टेक्निकलिटीज़ हैं अभी उसके ऊपर डिस्कशंस चल रहा है। लेकिन जो हमारे सरकार में सूत्र हैं वो यही बताते हैं कि आज की तारीख में भी जो सबसे सरल रास्ता दिखाई दे रहा है वो यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन मिल जाएंगी, तो शायद वो सुरक्षित तरीकों से श्रमिकों को उनके घर पहुंचा पाएंगे। क्योंकि पिछले 20 दिनों में खाली रोड एक्सीडेंट्स या आप ये कह लें सफ़र के दौरान बेहोश होकर बीमार होकर जो मरने वालों की संख्या है वो 70 हो चुकी है। जबकि कोरोना की बात करें तो पिछले 45-46 दिन में कोरोना से मात्र 105-106 मौतें हुई हैं। बिल्कुल, कोरोना से ज्यादा रफ्तार से तो एक्सीडेंट्स की वजह से मौत हो रही है और अब ये स्थिति जो है बहुत खतरनाक मोड़ लेती दिख रही है। बने रहे हमारे साथ श्याम कानपुर से जुड़े हैं। श्याम, कानपुर का हाल बताए, यहां पर भी ऐसी ही स्थिति है? जी बिल्कुल, कानपुर की अगर बात की जाए, कानपुर में देर रात से ही जाम लगा हुआ है। यहाँ पर हम बता दें कि तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा जाम NH2 पर लगा हुआ है, क्योंकि उन्नाव की तरफ से रास्ता डिस्टर्ब है, वहां से लोगों को आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही, तमाम वाहनों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जा रही, जिसके चलते मैं कहूँगा कैमरामैन से वो दिखाएं कि किस तरीके का जाम यहाँ पर है कि हाईवे के ऊपर भी जाम लगा हुआ है और हाईवे के नीचे भी जाम लगा हुआ है। तमाम जाम की वजह क्या है? उनके आने जाने का सिलसिला जारी है। हालांकि हालांकि प्रशासन ने कुछ कोशिश करते हुए यहाँ पर लोगों को उन्नाव का जो बॉर्डर है वहां पर उसको सील कर दिया गया है, वहां से आने जाने की अनुमति लोगों को नहीं दी जा रही है, जिसके चलते जाजमऊ और उन्नाव का जो इलाका है यहाँ पर तमाम वाहन फंस गए हैं और ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसके चलते तमाम जो यात्री हैं वो परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि हालांकि प्रशासन ने बसों की व्यवस्था कराई है, इसके बाद भी लोग ट्रकों के ऊपर सफर करने के लिए मजबूर हैं। ट्रकों का जो एक लेयर है नीचे लेटे हुए हैं, वो उसके अलावा ऊपर उन्होंने अपनी लेयर खुद की बना रखी है, चदरें और तमाम। बिल्कुल, और ये खतरनाक है, ये तरीका जो है यात्रा का ये खतरनाक है और यही वजह की सरकार कह रही कि मैं इसे आगे नहीं जाने देंगे। और सौरभ मिश्रा कानपुर देहात से हमारे साथ हैं। सौरभ, क्या कानपुर देहात में भी लोग इसी तरीके से भीड़ लगा रहे हैं, जाम क्या हालात बन रहे हैं और वहां भी यही वजह कि लोग अपनी अपनी गाड़ियों से ही जाना चाहते हैं? देखिए मोनिका, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपनी गाड़ियों से तो जाना ही चाहते हैं और जो सबसे एक बड़ी लापरवाही प्रशासनिक देखने को मिल रही है कि कहा गया था कि जहां पर भी मजदूर होंगे उनके खाने और पीने की उचित व्यवस्था प्रशासन द्वारा कराई जाएगी, तो ये पूरी गेंद जो है पुलिस के पाले में डाल दी गई है और पुलिस को ये कहा गया है कि आप कोई भी वाहन को पार नहीं होने देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी जरूरत है जो मजदूरों की, वो उन्हें मुहैया नहीं हो रही है। ना तो उन्हें पानी मिल रहा है, ना ही खाना मिल रहा है, बच्चे रो बिलक रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं अपने कमरों में एसी में सो रहे हैं, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। फेलियर क्यों? सरकार 24 घंटे काम कर रही है और उनको लगातार निर्देश मिल रहे हैं, लेकिन ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। सौरभ, तो ये फेलियर जो है प्रशासन का कानपुर देहात में, जी क्या जवाब है अधिकारियों के पास? क्यों खाने पीने की व्यवस्था ये नहीं कर पा रहे हैं? देखिए देर रात जो हाईवे पर हंगामा हुआ था, NH2 पर जो हंगामा हुआ था, महाराष्ट्र से लगभग 50 से अधिक गाड़ियां थी जिनमें श्रमिक अपने परिवारों के साथ सवार थे। उनका ये कहना था कि अगर उनके लिए बसों की व्यवस्था भी कराई जा रही है तो उनके लिए महज कुछ खाना, पानी और दूध की व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को लेकर निकले, उनके पास पैसे नहीं बचे हुए हैं और प्रशासन को जो व्यवस्थाएं करानी चाहिए तो वो कहीं पर भी नहीं दिखाई दी। तो ये एक नई समस्या खड़ी होती दिख रही है। जो आप सभी को रोकेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त के हालात के बारे में बताने के लिए। तो जगह जगह सीमाओं पर इस वक्त यही स्थिति है, कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है। कई वजहें हैं, लोग अपनी गाड़ियों को छोड़ना नहीं चाहते, कहीं पर कह रहे हैं कि खाने पीने की व्यवस्था नहीं है इसलिए हंगामा कर रहे हैं और कहीं पर मेडिकल चेकअप की वजह से देरी हो रही है। लेकिन सीमाओं पर इस वक्त क्योस की ही स्थिति बनी हुई है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और बड़ी खबर यह कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, सीएमओ के साथ ये बैठक की। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों को हर सुविधा देने के निर्देश दिए। पैदल साइकिल से जा रहे श्रमिकों को खाना खिलाएं, थर्मल स्क्रीनिंग करें और उसके बाद सम्मानजनक तरीके से उनके घर तक भेजें। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए भी प्रेरित करें, ये भी कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने मीटिंग की और श्रमिकों को लेकर खासकर ये गाइडलाइंस उन्होंने अधिकारियों को दी और ये आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि सभी सीमाओं पर थर्मल स्क्रीनिंग हो, हर श्रमिक का मेडिकल चेकअप हो और पैदल और साइकिल से किसी श्रमिक को आगे न जाने दिया जाए। सबसे पहले उसके ठहरने का इंतजाम किया जाए और फिर गाड़ी की व्यवस्था की जाए।
खाने पीने का इंतजाम भी इस दौरान किया जाए और फिर सम्मानजनक तरीके से उनके घर तक पहुंचाया जाए। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, सीएम बार बार अपील कर रहे हैं श्रमिकों से कि आप परेशान ना हो, आप इधर तो उधर ना भटके, जान जोखिम में न डाले। अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं हर दिन के हालात के मुताबिक कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन सड़क पर हालात ये हैं कि अधिकारियों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो आदेश उन्हें मिल रहा है उसका पालन कैसे करें, और मजदूरों को समझाना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है कि अपनी गाड़ियों को छोड़कर वो बसों के जरिए जिसका इंतजाम किया जा रहा है उसके जरिए जाएं। बहुत अजीब सी स्थिति बन गई है। देखिए, बिल्कुल ये व्यवहारिक दिक्कत जरूर आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी देर रात आज, और सभी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, आईजी और डीआईजी को साफ तौर पर कह दिया था कि किसी उत्तर प्रदेश में किसी भी कामगार श्रमिक को सुरक्षित सम्मानजनक वापसी के लिए हर कदम उठाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि पैदल, साइकिल, बाइक या टेम्पो ट्रक से लोग यात्रा न करें, उन्हें रोकें बॉर्डर पर, उन्हें भोजन पानी उपलब्ध कराएं, उनको थर्मल स्कैनिंग कराएं, और फिर उत्तर प्रदेश की जो परिवहन की बसें लगी हैं बॉर्डर पर, हर जिले को 200 परिवहन बसें सीएम ने कल अलॉट कर दिया, पहले भी दिया था, और कहा अगर अतिरिक्त बसों की जरूरत पड़ेगी तो करें। लेकिन जो आपने कहा कि व्यवहारिक दिक्कत आ रही है, जो व्यक्ति महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली से अपने साधन से या बुकिंग करके भाड़े पर गाड़ी से आ रहा है, वो कैसे बॉर्डर पर छोड़ देगा। प्रशासन उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, और कई जगह स्थिति जो है वो काफी कंट्रोल के बाहर हो गई। जैसे आप अगर मथुरा की बात करें, उन्नाव बॉर्डर की बात करें, बॉर्डर सील होने की वजह से तो एक व्यवहारिक दिक्कत जरूर आ रही है। लेकिन सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इन वाहनों पर कोई भी नहीं चलेगा। अगर किसी ट्रक पर सवारी बैठकर आ रही है, श्रमिक मजदूर आ रहे हैं, तो उस ट्रक को सीज किया जाएगा, जब्त किया जाएगा, उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी, लेकिन उनको उस पर बैठकर जान जोखिम डालकर जाने नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद बिल्कुल अजीत, हर बार अलग फैसले लिए जा रहे हैं एक परेशानी को देखकर, लेकिन उन फैसलों की वजह से एक दूसरी परेशानी खड़ी होती दिख रही है। मुश्किलों से भरा हुआ है ये वक्त, बड़ी मुश्किल आन पड़ी है, या यूं कहें कि अब तक के सबसे मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि कोई अकेला नहीं लड़ रहा है। सब्र और सावधानियों के साथ साथ पूरा देश एक दूसरे के साथ मिलकर इस परेशानी से लड़ रहा है, और मानव सभ्यता को बचाने की इस लड़ाई में रिलायंस ग्रुप भी हर कदम आपके साथ है। भरोसा रखिए, हम इस जंग को जरूर जीतेंगे। कर दे मेरे हवाले तेरे दर्द सारे, सीने से लगा लूं उनको मैं मां, तेरे आंसू मैं चुरा लूं, पलकों पे मैं सजा लूं, झुकने न देंगे सर कभी तेरा, जीता रहे मेरा इंडिया, जीता रहे मेरा इंडिया। हम सब साथ मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। जय हिंद। तो इस लड़ाई में ईमानदारी और एक साथ रहना बहुत जरूरी है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं कोरोना कंट्रोल रूम। किन सवालों का जवाब दे रहे हैं हमारे डॉक्टर, सुनते हैं। मैं मनीष बंसल महासमुंद छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है, हमें बाल कटवाने की सुविधा मिलने पर क्या एहतियात बरतनी चाहिए? मैं प्रवीण कुमार, जयपुर राजस्थान से। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है, अगर सैलून खुल जाए तो क्या हमें सैलून जाके बाल बनवानी चाहिए? हेलो डॉक्टर जी, मैं बापी पंडा उड़ीसा बालेश्वर से बोल रहा हूँ। क्या हम हेयर ड्रेसर से बाल कटवा सकते हैं? आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं देना चाहूंगा, और हेयर ड्रेसर्स को भी देना चाहूंगा। हेयर ड्रेसर्स के लिए जरूरी है कि वो ऐसा दिखना चाहिए कि एरिया बहुत क्लीन है, और वो सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में टेबल को भी, चेयर को भी, अपने औजार जो हैं उनको भी, और सैनिटाइजर से भी औजार साफ कर सकते हैं। ये चीज़ें बार बार दिखनी चाहिए कि सफाई हो रही है। उनको मास्क यूज़ करना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, ग्लव्स पहने भी हों तो उसके बाद भी सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए। और उनको अगर वो कोई कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो हर क्लाइंट के लिए एक नया साफ कपड़ा यूज़ करना चाहिए, और बाहर लिखा भी होना चाहिए कि हमें किसी को कोई सिम्टम नहीं है। इससे जो भी कोई क्लाइंट आएगा ज़हनी तौर पे वो मुतमईन होगा कि उसको कोई यहाँ आने के बाद कोई बीमारी नहीं लग सकती। एज ए क्लाइंट आपको ये चाहिए कि खुद मास्क पहन के जाएं,
और अगर घर से आप अपना कोई कपड़ा लेके जाना चाहते हैं, एहतियात बरतना चाहते हैं, तो उसको आप यूज़ करिए। और ज़रूरी है कि अगर आपको खुद को कोई तकलीफ है, कोई गला खराब है, खांसी है, तो उस वक्त तो आप बिल्कुल भी ना जाएं सैलून पे, क्योंकि आपकी वजह से दूसरों को बीमारी लग सकती है। सो ये प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। और हेयर सैलून वालों को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अंदर क्राउडिंग नहीं कर सकते। अगर एक क्लाइंट की जगह है तो एक ही क्लाइंट को अंदर आना चाहिए, बाकी बाहर वेटिंग में रहना चाहिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड से।